कहते हैं ना, किस्मत जब पलटती है तो इंसान को वहां चोट करती है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। ठीक ऐसा ही हुआ सीरत के साथ। एक मासूम शांत स्वभाव की लड़की जिसे अंधेरे से भी डर लगता था, पर उसी अंधेरे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात बिजली गई और कमरे में बस एक चीख गूंजी। सीरत बेहोश हुई और जब होश आया तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी। जिस लड़के को वो नफरत से देखती थी, किस्मत ने उसी के साथ उसकी जिंदगी जोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शादी के बाद शुरू हुआ डर, बदला और खेल, जहां प्यार और खतरा एक साथ सांस ले रहे थे, और जहां एक गलती दो जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। ये कहानी है डर की भी, दर्द की भी, लेकिन सबसे ज्यादा एक ऐसे रिश्ते की जो मजबूरी में नहीं, खतरे के बीच पैदा हुआ था। रात का मौसम बड़ा ही अजीब सा हो रखा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बीच बीच में छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे आसमान किसी बात को कहने से पहले रुककर सांस ले रहा हो। चारों तरफ एक हल्की सी शांति थी, बस खिड़कियों पर गिरती बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज कमरे में गूंज रही थी। लेकिन इस शांति में भी कहीं न कहीं एक बेचैनी छुपी हुई थी, जो अभी किसी ही पल फटने वाली थी। इस वक्त सीरत बाथरूम में थी। अपने घने काले बाल खोलकर वो शावर के नीचे खड़ी थी और आंखें बंद करके ठंडे पानी का मजा ले रही थी। दिन भर की थकान जैसे उसी पानी में बह जा रही थी। रात को सोने से पहले ठंडे पानी से नहाना उसका रोज का तरीका था खुद को आराम देने का, और आज भी वो उसी सुकून में डूबी हुई थी। धीरे धीरे मौसम करवट लेने लगा था। हवा तेज हो गई, बारिश मोटी बूंदों में बदल गई, बादलों की आवाज और गहरी होती जा रही थी। अभी कुछ ही पहले वही मौसम कितना प्यारा लग रहा था, और अब वही डरावना लगने लगा था। लेकिन सीरत इन सब बातों से बिल्कुल बेपरवाह थी। उसे तो बस पानी की ठंडक और मन की खालीपन में खोए रहना था। अचानक बाहर के आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की और धप से पूरी कॉलोनी में अंधेरा छा गया। सीरत डर गई। उसने तुरंत आंखें खोल दी। हे भगवान, अभी ही लाइट को जाना था। वो मन ही मन बड़बड़ाई। उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। बिजली जाते ही उसके दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगी। घबराते हुए उसने शावर बंद किया और हाथ टटोलकर टावल पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने टावल उठाया, वो हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। एक पल को वो वहीं जम सी गई। बाहर घर में उसकी मम्मी और पापा की आवाजें आ रही थी। वो भी अंधेरा देखकर परेशान थे। सीरत की आदत थी कि वो हमेशा नहाकर टावल में ही अपने कमरे तक जाती, फिर बेड पर रखे कपड़े पहनती। लेकिन आज कमरे में अंधेरा था। वो खुद भी पूरी तरह बेपर्दा थी, और कपड़े उसने जल्दीबाजी में बाथरूम आने से पहले निकाले ही नहीं थे। उसने घबराकर मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंची। वो अभी कपड़े ही निकाल रही थी कि उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे जैसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। एक पल, दूसरा पल, और फिर उसके पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। मेरे कमरे में इस वक्त कौन हो सकता है? उसने धीरे से पीछे मुड़ने की कोशिश की, और तभी वो किसी के चौड़े सीने से टकरा गई। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर गिर गई और कमरा बिल्कुल काला हो गया। सीरत के होठों से चीख निकलने ही वाली थी कि उससे पहले ही एक हाथ उसके मुंह पर आ गया और दूसरा उसकी कमर पर। वो इतनी डर गई कि उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसे अपने दिल की धड़कन अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। सामने खड़ा लड़का भी उतना ही करीब था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। बिजली की हल्की चमक कमरे में आई और सीरत ने पहली बार उसका चेहरा देखा। आर्यन। पहले तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये वही लड़का था जिससे कुछ दिन पहले उसकी सड़क पर बहस हुई थी। आर्यन भी उतना ही घबराया हुआ लग रहा था। उसका शरीर भी तेज तेज सांस ले रहा था। वो बस एक पल के लिए रुका और फिर उसके कान के पास बहुत धीरे से बोला, सीरत, प्लीज आवाज मत करना, प्लीज। अगर तुम चिल्लाई, तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे और फिर सब गलत समझेंगे। उसकी आवाज में डर भी था और सच्चाई भी। जिस हालत में हम दोनों खड़े हैं, किसी ने देख लिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। सीरत की आंखों में पानी भर आया था। अंदर से वो टूटती जा रही थी, खुद को ढकने की कोशिश में कांप रही थी। आर्यन ने फिर कहा, बस तुम्हें एक बात माननी होगी, मैं हाथ हटा दूंगा, ठीक है? सीरत के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ हटाया और फिर उसे चादर ओढ़ा दी।
कपड़ों की तरह ही कपकपाती उसकी सांसें अब भी कांप रही थीं। कमरे में अब भी अंधेरा था, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। डर, शर्म और उलझन सब एक साथ जमा हो गए थे। वो बेड पर बैठ गई और चादर में खुद को पूरी तरह लपेट लिया। और इसी अजीब डरावने उलझन भरे माहौल में कहानी ने अपना पहला मोड़ ले लिया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सीरत की सांसें जैसे किसी बंद कमरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी। चादर में खुद को लपेटकर वो एक कोने में बैठी थी, जैसे उसके पूरे वजूद पर किसी ने बर्फ ठूंस दी हो। वही सीरत जो हर वक्त शराफत से खुद को 7 पर्दों में ढक कर रखती थी, आज एक लड़के के सामने ऐसे हालात में दिखाई देना उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आर्यन भी उतना ही बेचैन खड़ा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब अनजाने में हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी अजीब सी घबराहट घूम रही थी। उसे डर था कि कहीं सीरत गलत न समझ ले, कहीं ये पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती न बन जाए। कुछ सेकंड दोनों बिल्कुल खामोश रहे। फिर अचानक बाहर बिजली की तेज चमक हुई और पूरे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में आर्यन ने देखा, सीरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी, जैसे वो किसी सदमे में हो। आर्यन ने हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़कर कहा, सीरत प्लीज सुनो, मैं बस तुम्हारा मोबाइल देने आया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सीरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी चादर को और कस के पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उस पल की याद ने उसके मन के किसी पुराने दर्द को फिर से जगा दिया हो। कुछ ही सेकंड बाद अचानक लाइट आ गई। पूरा कमरा उजाला हो गया। उसी उजाले ने सीरत की हालत को और भी साफ दिखा दिया। वो इतनी बुरी तरह डरी हुई थी कि एक पल भी और सहन नहीं कर पाई। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर कांपने लगा और फिर वो बेहोश होकर आर्यन की बाहों में गिर पड़ी। आर्यन के पैरों तले से जमीन जैसे खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दी से बेड की चादर खींचकर सीरत को ढक दिया और उसे बेड पर लेटा दिया। उसका खुद का शरीर भी पसीने से भीग गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो खुद को ही कोस रहा था। थोड़ी देर कमरे के बाहर आवाजें गूंजने लगीं। सीरत, खाना ठंडा हो रहा है। कहाँ गई ये लड़की? नेहा, देख तो बहन को बुला। आर्यन डरता था कि कोई कमरे में ना आ जाए। उसने आखिरी बार सीरत को ढंका और फिर धीरे से कमरे से निकल गया। उसके पैर कांप रहे थे। उधर घर में तूफान फट चुका था। घंटे भर तक सीरत बाहर नहीं आई। उसकी माँ नीलम को शक हुआ और वो नेहा के साथ ऊपर कमरे की ओर चली गईं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक कड़क डरावनी चीख ने पूरे घर को हिला दिया। सीरत बेड पर बैठी जोर जोर से चिल्ला रही थी, कंबल में लिपटी हुई, जैसे कोई उसे पकड़ने वाला हो। मुझे मत छुओ, प्लीज दूर रहो, मुझे मत छुओ। नीलम नेहा घबरा गईं। नीलम ने तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया। सीरत बेटा, क्या हुआ? कौन छूने आया? क्या हुआ? पर सीरत जैसे सुन ही नहीं रही थी, वो बस चीखती जा रही थी। नीलम के चेहरे पर एक सेकंड में वही पुराना डर लौट आया। 8 साल पहले का एक पुराना जख्म, जिसे उन्होंने घर वालों से छिपा दिया था। वो दिन जिस दिन एक पड़ोसी अंकल ने मासूम सीरत के साथ गलत करने की कोशिश की थी और तभी उसके माता पिता मौके पर पहुंच गए थे। वो दिन आज फिर लौट आया था। सीरत की हालत बिल्कुल वैसी ही थी, कांपती हुई, रोती हुई, डर से भरी आंखें। नीलम का दिल फट गया। वो तुरंत उसे सीने से लगा लिया। कोई नहीं है, माँ है तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। नेहा जल्दी से कपड़े ले आई। नीलम ने खुद हाथों से सीरत को कपड़े पहनाए, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस बुलाई गई और सब उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने जो कहा, उसने सबको हिला दिया। ये बच्ची बहुत सदमे में है। किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है क्या? लग रहा है कि उसे किसी पल ने बहुत ट्रॉमा दिया है। नीलम की आंखों में आंसू थे। आर्यन बाहर खड़ा था, सर झुकाए, हाथ कांपते हुए। वो खुद को दोष दे रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि एक गलत समय, गलत जगह और गलत पल ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अगले दिन घर में एक सन्नाटा था। सीरत वापस घर लाई गई थी। ना कुछ बोल रही थी, ना किसी को देख रही थी, बस खाली आंखें कहीं दूर खोई हुई। आर्यन भी चुप था। उसके अंदर डर और शर्म दोनों थे। शाम होते होते उसके पापा महेश जी और शर्मा अंकल भी दूसरे शहर से वापस आ गए। घर का माहौल देखकर वो भी घबरा गए। सबसे असहज पल तब आया
जब सबके सामने अचानक सीरत ने आर्यन को देखा, वो गुस्से और डर से कांपती हुई उसकी तरफ बढ़ी। तुमने किया ना ये सब? तुम जैसे लड़के तो यही करते हो, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी तुमने। वो उसका कॉलर पकड़ के चीखने लगी। वीडियो बनाते हो ना, ब्लैकमेल करते हो ना, सब जानती हूं मैं। घर में सब सुन। आर्यन की सांस रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने बहुत प्यार से अपने हाथ उसके कॉलर से हटाए, उसे बेड पर बिठाया और फिर सबके सामने कहा, अगर मेरा मुंह न सुनोगे तो और गलतफहमियां बढ़ेंगी। आज मैं सच बता देता हूं। फिर उसने वो सब बता दिया जो उस दिन कमरे में हुआ था। उसके चेहरे पर कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, बस साफ सीधी बात। कमरा एकदम खामोश। सीरत की मां की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आया कि उनकी बेटी को इतना सदमा क्यों लगा। 8 साल पुरानी घटना और आज का पल, दोनों ने उसके अंदर के डर को फिर से जगा दिया था। और फिर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। शर्मा अंकल ने धीरे से कहा, आज से आपकी बेटी हमारी इज्जत है। जो हुआ उसे मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। आर्यन की शादी सीरत से होगी। सीरत ने कांपते हुए मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, शक था, अविश्वास था। लेकिन मां ने सिर हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। कुछ बातों का फैसला इंसान नहीं, हालात कर देते हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उस रात पहली बार अकेले बैठे हुए सीरत ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक ऐसी राह पर मुड़ रही है जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। और आर्यन भी, जिसकी जिंदगी में प्रिया नाम की एक लड़की थी जिससे वो कई सालों से मोहब्बत करता था, उसका भविष्य भी अचानक बदल चुका था। दोनों की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां सब कुछ सिर्फ मजबूरी लग रहा था, लेकिन शायद किस्मत कोई और खेल खेल रही थी। उस रात पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। किसी ने खाना ठीक से नहीं खाया, किसी ने टीवी नहीं चलाया। यहां तक कि रोज की छोटी छोटी बातों पर होने वाली हल्की बहस भी आज बंद थी। सबके मन में बस एक ही बेचैनी थी। सीरत के साथ जो हुआ उसने पूरे परिवार की रूह हिला दी थी। सीरत अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें कहीं दूर शून्य में अटकी हुई थीं, जैसे वो दुनिया से कट चुकी हो। उसके चेहरे पर ऐसा डर रहा था कि उसे देखते ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इस मासूम लड़की में अंदर ही अंदर कितना कुछ सहा है। उसकी मां नीलम उसके पास बैठी थी, बार बार उसके बाल सहलाती, उसके हाथ दबाती, लेकिन सीरत के चेहरे पर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। उधर आर्यन नीचे वाले कमरे में सोफे पर बैठा था। उसके सिर के अंदर एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं 1 सेकंड पहले बाहर निकल जाता, अगर मैं दरवाजा बंद देख लेता, तो ये सब ना होता। उसके मन में अपराध बोध ऐसा चुभ रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर चाकू अटका रखा हो। उसी वक्त उसके फोन पर प्रिया का मैसेज आया, कॉल मी, वाई आर यू इग्नोरिंग। लेकिन आर्यन ने फोन को बिना देखे एक तरफ रख दिया। आज उसे किसी से कुछ नहीं कहना था। आज उसकी सोच सिर्फ एक ही बात पर अटकी थी, सीरत। वो लड़की जिसको उसने सड़क पर गुस्से में खड़ा देखा था, जो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाती थी, जो उससे पहली मुलाकात में ही उस पर ईंट मारने को तैयार हो गई थी। आज वही लड़की किसी टूटी हुई चिड़िया की तरह अपने कमरे में चुप बैठी थी। उसकी हालत देखकर आर्यन के अंदर का इंसान कांप चुका था। अगले दिन सुबह शर्मा अंकल और महेश जी ने बैठकर बात की। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन घर के माहौल की गंभीरता हर दीवार चुपचाप सुन रही थी। शर्मा अंकल ने कहा, महेश, हमारी गलती है, हमें यहां नहीं ठहरना चाहिए था। दोनों घरों की बेटियां जवान हैं और हम एक लड़के को लेकर आ गए। किसी भी गलतफहमी का मौका देना ही नहीं चाहिए था। महेश जी ने गहरी सांस ली। अब जो हो गया उसे ठीक करना होगा। समाज की बातें, लोगों की जुबान, ये सब बहुत नुकीली चीजें हैं भाई। सीरत ने हॉस्पिटल में जो चीखें मारी हैं, किसी के कानों तक पहुंच गईं तो पता नहीं क्या क्या बना देंगे। मुझे मेरी बेटी पर उंगली उठती हुई नहीं दिखनी। इतना कहकर उनकी आवाज भर्रा गई।
शर्मा अंकल ने उसी पल फैसला कर लिया, आर्यन की शादी सीरत से होगी। ये शब्द सुनते ही कमरे की हवा जड़ हो गई, जैसे किसी ने सब पर पत्थर रख दिया हो। आर्यन भी वहीं खड़ा था। उसे लगा उसकी सांस रुक गई है। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो फैसला उसके सिर पर गिरा है वो इतना अचानक और इतना भारी होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये थी, वो सीरत की आंखों में गया दर्द जो हर चीज से ज्यादा सच्चा था। उसने धीरे से कहा, जो सही समझे आप, मैं मान लूंगा। असल में उसके मुंह से ये शब्द मजबूरी में नहीं निकले थे। वो एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस कर रहा था, एक ऐसी चीज जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उधर नीलम ने अपने कमरे में जाकर सीरत को बहुत प्यार से समझाया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। बेटा, जो किस्मत में होता है वही होता है। कुछ बातें इंसान के हाथ में नहीं होती। सीरत ने आंखें उठाईं। उनमें एक ही सवाल था, मम्मी, मेरी क्या गलती थी? क्यों मुझे ही हमेशा डर का सामना करना पड़ता है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? नीलम की आंखें भर आईं। उन्होंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, किसी की गलती नहीं बेटा, हालात की गलती है। और अगर इस हालात का एक ही हल है तो हमें वही करना होगा। तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर एक भी बात सहन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तुम उनकी दुनिया हो। अगर तुमने इनकार कर दिया तो पता नहीं वो कैसे टूट जाएंगे। सीरत ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, डर था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक छोटी सी चिंगारी भी थी जो उस दिन की घटना ने जगा दी थी। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है मम्मी, अगर यही सही है तो मैं तैयार हूं। शायद ये उसकी खुद की नहीं बल्कि अपनी मां की टूटती हुई आवाज को संभालने की कोशिश थी। उधर आर्यन ने उसी शाम प्रिया को मिलने के लिए मैसेज किया। उसने सोचा था कि प्रिया समझेगी, रोएगी, पूछेगी, चिंता करेगी, या कम से कम उसकी हालत देखकर एक पल के लिए रुक जाएगी। लेकिन जब आर्यन प्रिया के घर पहुंचा, कमरा महंगे परफ्यूम और शराब की महक से भरा हुआ था। प्रिया हाथ में वाइन लिए एक लड़के के बेहद करीब बैठी थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जैसे ही आर्यन अंदर आया, प्रिया ने आधी नशे में कहा, अरे आर्यन, आओ बैठो ना, हमें ज्वाइन करो। उसने जिस नजर से उसे देखा उसमें प्यार नहीं था, बस टूटन थी। उसने धीमे से कहा, तुम ये कर रही हो? प्रिया ने आंखें घुमाई। हो प्लीज, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम वहां इंडिया में अपनी एंजॉयमेंट कर रहे होगे तो मैं क्यों अकेली बैठी रहूं? उसका हर शब्द आर्यन के सीने पर चोट कर रहा था। वो कुछ नहीं बोला, न लड़ाई की, न सवाल पूछे, न सफाई दी। वो बस मुड़ा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। उसे उसी पल समझ में आ गया, जिसे वो अपना सच्चा प्यार समझ रहा था, वो प्यार कभी सच्चा था ही नहीं। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों परिवारों ने जल्दी जल्दी में काम निपटाना शुरू कर दिया। किसी के पास सोचने का समय नहीं था, और अगर था भी तो सब सोचने से बच रहे थे। शादी वाले दिन सीरत दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। आर्यन भी शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक गम, एक मजबूरी और एक डर छुपा था। ये रिश्ता को निभा पाएगा या नहीं? शादी पूरे रीति रिवाज से हो गई। लोगों ने कहा कितना सुंदर जोड़ा है, लेकिन असल में दोनों दिल अंदर से चुप थे। जब सीरत की विदाई हुई, उसकी मां के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे अपनी बेटी की आंखों का डर पता था। ये शादी एक रिश्ता नहीं, एक बोझ थी। नई रात, पहला कमरा, नई जिंदगी। कमरे का दरवाजा बंद हुआ।
सीरत ने जैसे आग पर रखे पानी की तरह सांस खींची। सुनो, ये मत सोचना कि तुम मुझे हासिल कर लोगे। तुमने बदला लिया है मुझसे, क्योंकि मैंने सड़क पर तुम्हारी बेइज्जती की थी। तुमने मेरी जिंदगी बदली है। तुमने। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज तेज थी। आर्यन ने आखिर तक सुन लिया। फिर वो अचानक फट पड़ा। बस, एक शब्द और मत बोलो। उसने दोनों हाथों से सीरत के कंधे पकड़े और गुस्से से कहा, जब से तुम मेरे रास्ते में आई हो, सिर्फ इल्जाम लगा रही हो। कभी ये, कभी वो। तुम सोचती हो कि तुमने अकेली तकलीफ झेली है। तुमने प्रिया के बारे में क्या सुना है? तुम जानती भी हो मैं क्या सह रहा हूं। सीरत की सांस रुक गई। इतने सालों की नाराजगी और दर्द जैसे उसके साथ कमरे में ही खड़े थे। आर्यन की आंखें भर आईं। तुमने सोचा मैं गलत था, पर मैंने कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। जिस लड़की को प्यार करता था वो किसी और की निकली। और अब तुम सोचती हो मैं तुम्हें जबरदस्ती छूने का सोचूंगा? कभी नहीं। ये कहते ही वो उससे दूर होकर सोफे पर चला गया। सीरत बिस्तर पर बैठकर बच्चे की तरह रो पड़ी। उस रात दोनों कमरे में थे, लेकिन दोनों अकेले थे। अगली सुबह दोनों की आंखें सूजी हुई, चेहरे थके हुए, दिल भारी। शर्मा अंकल उन्हें आशीर्वाद देकर लंदन लौट गए और अब घर में बस आर्यन और सीरत थे। शादी के 2 दिन बाद जब सीरत अपने मायके गई, नीलम ने उसे गले लगाया और कहा, अब यही तुम्हारा घर है। रिश्तों में गलतफहमियां होती हैं, मगर कोशिश हमेशा करनी चाहिए। सीरत कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। आर्यन ने कभी उस पर हाथ नहीं रखा, ना जबरदस्ती की, ना करीब आया, ना हक जताया। रात में चुपचाप सोफा पकड़ लेता और सो जाता। सीरत के आने तक खाना नहीं शुरू करता, किचन में उसकी मदद करता और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए पानी भर कर रख देता। उसकी ये नरमी सीरत के दिल की दीवारों पर धीरे धीरे चोट करने लगी। वो सोचती, अगर ये इतना ही बुरा लड़का होता तो अब तक तो। और उसके अंदर की गलतफहमी धीरे धीरे टूटने लगी। और ठीक इसी शांत माहौल में एक दिन तूफान बनकर प्रिया उनके घर पहुंचे। दरवाज़ा धड़ाम से खोलते हुए बोली, कहाँ है वो लड़की जिसने मेरा आर्यन छीन लिया? उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। सीरत डर कर पीछे हट गई। प्रिया उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी आर्यन ने उसे दूर धकेल कर कहा, हाथ मत लगाना मेरी बीवी को। प्रिया की आंखें फैल गई। आर्यन की आवाज में इतनी सख्ती उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आर्यन बोला, अगर इसे एक खरोंच भी आए, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। प्रिया चुप हो गई, जैसे उसकी सारी हवा निकल गई हो। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, जो तुमने उस दिन मेरे सामने किया, उसके बाद तुम मेरे लायक नहीं रही। प्रिया रोते हुए भाग गई और पहली बार सीरत में आर्यन को अपने लिए खड़े होते देखा। उसकी आंखों में पहली बार भरोसा उभरा और यहीं से उनके रिश्ते में एक नई दरार नहीं, एक नई शुरुआत बनने लगी थी। घर में उस दिन जो हुआ उसने सीरत के मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। पहली बार उसने आर्यन की आंखों में वो गुस्सा नहीं, बल्कि उसे बचाने का डर देखा था। उसकी सुरक्षा की चिंता देखी थी। ये पहली बार था जब कोई इंसान उसके लिए इस तरह सामने खड़ा हुआ था। प्रिया के चले जाने के बाद घर में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। दोनों वहीं ड्राइंग रूम में खड़े थे। सीरत थोड़ा कांपती हुई और आर्यन गहरी सांसें लेता हुआ, मानो अभी भी उसके अंदर का गुस्सा उतर नहीं रहा हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज नरम पड़ गई, डरो मत, मैं हूं ना। ये शब्द सुनकर सीरत के दिल में कुछ हल्का हल्का सा हिलता हुआ महसूस हुआ। वो पल जितना छोटा था उतना ही गहरा भी। उसने हल्के से सिर हिलाया और रसोई की तरफ चली गई। उसके कदमों में अब पहले जैसा डर नहीं था। वो जब खाना गर्म कर रही थी, उसका दिल बार बार उसी पल पर अटक जा रहा था जब आर्यन ने जोर से कहा था, हाथ मत लगाना मेरी बीवी को। वो शब्द सीरत के कानों में फिर गूंज रहे थे। उसे पहली बार लगा
कि शायद आर्यन बुरा इंसान नहीं है, बस किस्मत ने दोनों को गलत वक्त पर गलत जगह खड़ा कर दिया था। शाम को दोनों खाने की मेज पर आमने सामने बैठे। पहली बार उनके बीच किसी तरह की अजीब सी चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक नरम आरामदायक सी खामोशी थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, आज डर तो नहीं लग रहा? सीरत ने थोड़ी हिम्मत से कहा, नहीं, अब नहीं। आर्यन की आंखों में हल्की सी राहत दिखाई दी। ये पहली बार था जब दोनों के बीच बिना लड़ाई के, बिना तकरार के, बिना गलतफहमी के बात हो रही थी। रात को जब सीरत कमरे में आई तो उसने देखा कि आर्यन आज भी सोफे पर बैठा हुआ फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। सीरत ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीमे से बोली, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। पागल हो क्या? ऐसे कैसे? सोफे पर मैं ही सोऊंगा। सीरत ने पहली बार एक छोटा सा जवाब दिया, तुम मेरे पति हो, मेरी जिम्मेदारी तुम हो, और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे सोफे पर सो। ये सुनकर आर्यन कुछ पल चुप रह गया। उसने इतने दिनों में पहली बार महसूस किया कि सीरत उसके लिए अपना दिल थोड़ा थोड़ा सा खोल रही है। उसने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, बेड तुम भी मैं भी, पर अलग अलग और, ठीक? सीरत ने झिझकते हुए हाँ कर दी। ये छोटी सी हाँ दोनों के बीच एक लंबे सफ़र की पहली सीढ़ी थी। अगले ही दिन एक और मोड़ आया। सीरत की मम्मी का फ़ोन आया, बेटा, अगला हफ्ता तेरा जन्मदिन है, सोच रही थी तुम दोनों को बुला ले। सीरत ने कहा, मम्मी, अभी तो सब कुछ बहुत नया है, पर आऊंगी। फ़ोन रखते समय उसकी आंखों में थोड़ी चमक थी। पहली बार इतने दिनों में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, तुम खुश लग रही हो। अच्छा है, ऐसे ही रहो। वो मुस्कुराने वाली थी कि तभी उसने आर्यन के मोबाइल की स्क्रीन देखी। उस पर प्रिया के अनरीड मैसेज चमक रहे थे। आई स्टिल लव यू, गिव मी वन मोर चांस। सीरत का चेहरा अचानक बदल गया, दिल फिर से भारी हो गया, गला सूख गया। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। आर्यन पीछे पीछे गया। सीरत, सुनो। सीरत ने धीमी टूटती आवाज में कहा, तुम्हारी जिंदगी में अब भी उसके लिए जगह है ना? आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर मैं चाहता तो उस दिन उसके पास रह जाता, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं। सीरत ने उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश की। वो बिल्कुल साफ दिख रही थी। और प्रिया? आर्यन ने फोन उठाकर उसके सामने कर दिया। प्रिया के सारे मैसेज डिलीट कर दिए। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है, और वो हो तुम। ये 3 शब्द सुनकर वो हिल गई। एक कंपी सी उसके दिल में उतरी। इस बार आंसू डर के नहीं, बल्कि राहत के थे। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे। अब से तुम्हारे चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ मुस्कान होनी चाहिए। ये बातें बहुत छोटी थीं, लेकिन सीरत के दिल पर उनका असर बहुत बड़ा था। कुछ दिनों में दोनों के बीच की दूरियां और कम होने लगी। कई बार रसोई में दोनों साथ खाना बनाते, कभी आर्यन चाय ले आता, कभी सीरत उसका टिफिन तैयार करती। छोटे छोटे काम, लेकिन बड़े बड़े एहसास। धीरे धीरे सीरत की आंखों में आर्यन के लिए भरोसा उभर रहा था, और आर्यन के दिल में उसके लिए आदर बढ़ता जा रहा था। एक शाम जब आर्यन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा सीरत ने कमरे को थोड़ा सजाया था। एक छोटी सी मोमबत्ती, हल्की सी खुशबू और खिड़की पर रखे फूल। वो खुद को रोक नहीं सका। ये सब तुमने किया? सीरत ने धीमे से कहा, हाँ, सोचा कि हमारे कमरे को थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। आर्यन उसे देखता ही रह गया। पहली बार उसे लगा कि ये घर अब घर जैसा लगने लगा है, खासकर उसके आने के बाद। उस शाम दोनों साथ खाना खा रहे थे कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की, रोशनी गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। सीरत डर के 1 सेकंड में चुप हो गई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। सीरत ने कांपते हुए उसकी उंगलियां पकड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन इस बार वो बच्ची की तरह नहीं कांपी। उसके हाथ में एक भरोसा था कि उसका पति उसके साथ है। कुछ देर बाद जब लाइट वापस आई, सीरत ने महसूस किया कि उसका हाथ अब भी आर्यन के हाथ में था। और सबसे बड़ी बात, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले हफ्ते दोनों मायके चले गए। घर में सबने बहुत प्यार से स्वागत किया।
नीलम ने पहली बार आर्यन को इतनी शांति से देखा था, एक लड़का जो उनकी बेटी को संभाल रहा था, न कि टूटने का कारण बन रहा था। शाम को जब सब लोग केक काट रहे थे तो सीरत ने देखा कि आर्यन उसके परिवार से कितना आराम से मिलता जुलता है। उसके पापा के साथ हंसकर बातें करता, नेहा को चुटकुले सुनाता और उसकी माँ की मदद करता हुआ प्लेट्स उठाता। ये सब देखकर सीरत के दिल में एक नर्म सा एहसास जागा। शायद जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। उस रात पहली बार सीरत ने मन ही मन स्वीकार किया, शायद मैं आर्यन को गलत समझती रही हूं। लेकिन किस्मत इतनी सीधी कहाँ रहती है। जैसे ही दोनों वापस अपने घर लौटे, गली के बाहर कुछ लोग जमा थे। उनके हाथ में मोबाइल, किसी के मुंह पर अजीब मुस्कान, किसी के चेहरे पर ताना। एक आदमी बोला, अरे देखो, तू वही है ना जिसके बारे में पूरे मोहल्ले में बातें चल रही थी। दूसरा बोला, बड़े शरीफ बेटे बनते फिरते थे, अब समझ आया। सीरत के कदम वहीं जम गए, उसकी सांस रुक गई, चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन का खून खौल गया। जरा अपनी भाषा संभाल कर। लोग जोर से हंसने लगे। अब तो बचा ले अपनी बीवी को हीरो। उनकी हंसी की आवाजें, उनके तानों की गंध, सब कुछ सीरत के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे लगा जैसे वो फिर से उसी अंधेरे में जा रही है जहां से अभी अभी बाहर आई थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखों में फिर वही पुराना डर उभर आया। वो कांपते हुए आर्यन का हाथ पकड़कर बोली, आर्यन, मुझे घर ले चलो प्लीज। और उसी पल आर्यन ने फैसला कर लिया। ये दुनिया अब उसकी पत्नी की इज्जत पर उंगली नहीं उठाएगी। वो जिस तरह भी हो, इस कहानी का सच्चा अंत खुद लिखेगा। ये तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था, असल खेल तो अब शुरू हुआ था। गली के बाहर खड़े लोगों की वो घूरती नजरें, उनकी गंदी मुस्कानें, उनके ताने, सब सीरत के दिल में किसी जंग लगे चाकू की तरह उतर रहे थे। वो कांपती हुई खड़ी थी, आंखों में डर ऐसे उभर रहा था जैसे किसी ने उसका पुराना जख्म फिर से खोल दिया हो। उसने जल्दी से आर्यन का हाथ पकड़ा। घर चलो प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी आवाज़ किसी टूटे हुए शीशे जैसी हल्की और दर्द भरी थी। आर्यन ने बिना एक पल गवाए उसका हाथ कसकर पकड़ा और गुस्से से उन लोगों की तरफ देखा। जिसने भी एक शब्द और बोला, मैं पुलिस को बुला दूंगा, बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। लेकिन सामने खड़े लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी हंसी और बेकाबू हो गई। देखा देखा, बीवी को बचा रहा है। अरे भाई, इतना भी क्या डरता है, बताते तो सारे अपनी अपनी बात। ये दोनों तो शुरू से ही ऐसा कुछ कर रहे थे, तभी तो शादी इतनी जल्दी कर ली। सीरत का दिल बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरे मोहल्ले की निगाहें उसके कपड़ों से आर पार देख रही हैं। उसके हर कदम में शर्म, डर और दर्द एक साथ उमड़ रहा था। आर्यन ने गुस्से में सीरत को अपनी तरफ खींचा, उसका हाथ पकड़कर फौरन गेट के अंदर ले गया और गेट जोर से बंद कर दिया। सीरत अंदर आते ही सोफे पर बैठ गई, चेहरे पर हाथ रखकर रो पड़ी। अपने घर में भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग जैसे फिर से पुरानी यादों में जा रहा था। वो पुराना डर, वही अंधेरा, वही खामोशी जैसे उसे घेरने लगी हो। आर्यन उसके करीब बैठा। सीरत, सुनो, उनकी बातें मत सुनो। वे लोग वही कहते हैं जो सुनकर खुशी मिले, सच नहीं। लेकिन सीरत ने आंसू भरी आवाज में कहा, आर्यन, लोग वही कह रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है। क्या क्या समझाएंगे अब सबको? हर घर में बात पहुंच गई होगी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि आर्यन को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। शादी कराकर हम सोचे थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समाज तो हमारी उंगली पकड़ने को तैयार बैठा था। कुछ देर दोनों ही चुप बैठे रहे। बाहर बारिश की हल्की आवाज आने लगी थी और सीरत की सांसें अभी भी तेज थीं, उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा था। आर्यन ने धीरे से उसके हाथ पकड़े। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। इन शब्दों में एक सच्चाई थी, इतनी गहरी कि सीरत की धड़कन थोड़ी धीमी हो गई। रात को जब दोनों कमरे में गए, उधर से लोगों की फुसफुसाहटें अब भी सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग गेट के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। सीरत को लगा जैसे वो किसी जेल में फंस गई हो। उसने डर के मारे खिड़की बंद कर दी और पर्दे खींच दिए। आर्यन समझ रहा था कि वो अंदर से टूट रही है। वो धीरे से बोला, सीरत, एक बात कहूं?
सीरत ने हल्के से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं कल पुलिस स्टेशन जाऊंगा। सीरत घबरा गई। नहीं, पुलिस क्यों? लोग और बातें बनाएंगे। आर्यन ने उसकी बात काट दी। सीरत, अगर हम चुप रहेंगे लोग और ताकतवर हो जाएंगे। तुम्हें उनकी बातों से नहीं डरना चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। सीरत की आंखें फैल गई। उसने इतने पहले कभी किसी आदमी को अपने लिए ऐसे खड़े होते नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसुओं के नीचे एक छोटा सा भरोसा चमकने लगा। उस रात पहली बार सीरत सोफे पर नहीं, आर्यन के बेड के पास सोई। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन उस दूरी में अब पहले जैसा डर नहीं था। अगली सुबह आर्यन सच में पुलिस थाने जाने के लिए निकला। सीरत पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसके अंदर हिम्मत आ गई। मैं भी चलूंगी। आर्यन ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लग रहा है। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। स्टेशन में ऑफिसर ने आर्यन की बात सुनी, गली के लोगों का नाम लिखा और उन्हें चेतावनी देने की बात कही। सीरत के मन में थोड़ा सुकून आया। उसे लगा कि आखिर कोई तो है जो उसकी आवाज सुन रहा है। वापस आते समय दोनों चाय की दुकान पर रुके। आर्यन ने पूछा, एक चाय? सीरत ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, एक मीठी चाय। चाय वाले अंकल चाय बनाते हुए बोले, बहुत प्यारा जोड़ा लग रहे हो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। सीरत ने पहली बार बिना डरे मुस्कुराया। ये छोटी सी तारीफ उसके अंदर कहीं बहुत गहरे जाकर लगी, जैसे किसी ने उसके घाव पर हल्की सी मरहम लगा दी हो। आर्यन उसे देखता रहा। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, एक नरम सा अपनापन था। घर पहुंचते ही उसी शाम फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। सीरत खिड़की के सामने खड़ी होकर बारिश देख रही थी। बरसात की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और वो आंखें बंद करके इस पल को महसूस कर रही थी। आर्यन पीछे से आया और बड़े धीरे से बोला, भीग जाओगी तो बुखार हो जाएगा। सीरत ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक हल्का सा सूखा मुस्कान आया। पहले डर लगता था, बारिश से भी, अंधेरे से भी, लोगों की आवाज से भी। अब नहीं, अब लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। आर्यन कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी, एक भरोसा, एक अपनापन और शायद एक छोटा सा लगाव। वो बोला, सीरत, तुम बहुत बहादुर हो। जो दर्द तुमने झेला वो शायद किसी के बस में नहीं होता। सीरत के होंठ कांपे। मैं अकेली नहीं, तुम हो ना अब। उसने ये शब्द इतने हल्के, इतने सच्चे कहे कि आर्यन के दिल में कुछ गहराई तक उतर गया। उसने एक पल के लिए अपना हाथ बढ़ाया और सीरत के सर पर हल्का सा हाथ रखा। हाँ, हूँ, और हमेशा रहूंगा। वो पल दोनों के बीच की सबसे खूबसूरत, सबसे शांत, सबसे गहरी शुरुआत थी। कुछ दिन बाद मोहल्ले के लोगों की बातें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। पुलिस की चेतावनी ने उन्हें चुप कर दिया था। अब कोई गली में खड़ा होकर ताना नहीं मारता था। घर के बाहर भी शांति थी। एक सुबह आर्यन चाय बनाकर नीचे आया और सीरत को कप देते हुए बोला, आज मौसम अच्छा है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मंदिर चलें। सीरत ने चाय लेते हुए पहली बार मुस्कुराकर कहा, चलेंगे। ये मुस्कान आर्यन के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। दोनों मंदिर गए। आरती की आवाज में, अगरबत्ती की खुशबू में आर्यन ने मन ही मन एक इच्छा की, भगवान, मेरी पत्नी को हमेशा खुश रखना। उसी वक्त सीरत ने भी आंखें बंद की। भगवान, मेरे दिल से पूरी तरह डर निकाल देना और इस इंसान को हमेशा मेरे साथ रखना। दोनों को नहीं पता था कि दोनों ने एक दूसरे के लिए ही प्रार्थना की थी। मंदिर से लौटते समय सीरत ने पहली बार आर्यन के साथ चलते हुए कहा, आर्यन, क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? हाँ, बोलो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शायद मैं तुम्हें गलत समझती रही। आर्यन ने हल्की सी हंसी में कहा, नहीं, तुम गलत नहीं थी, हालात गलत थे और मैं भी पूरी तरह सही नहीं था। सीरत ने फिर धीमी आवाज में कहा, फिर भी तुमने मेरे लिए जो किया कोई और नहीं करता। आर्यन उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैंने तो बस पति का फर्ज निभाया है। सीरत ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैंने आज पहली बार ये फर्ज दिल से महसूस किया है। और उसी पल दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता जुड़ गया, एक ऐसा रिश्ता जो मजबूरी से नहीं बल्कि समझ से बना था। और शायद धीरे धीरे ये समझ
प्यार बनने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होने वाली थी। जैसे ही दोनों घर के पास पहुंचे, एक बाइक तेज रफ्तार से आई, आर्यन के बिल्कुल पास से गुजरी और उसी बाइक वाले ने चिल्लाकर कहा, ये बात यहीं खत्म मत समझना शर्मा, जो शुरू किया है वो पूरा करेंगे हम। आर्यन रुक गया। सीरत के पैर कांप गए। वो आवाज, वो लहजा, वो गुस्सा, ये कोई मोहल्ले वाला आदमी नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो आने वाले दिनों में दोनों की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। बाइक वाले की वो आवाज, उसकी आंखों में भरा हुआ गुस्सा और उसका ये कहना कि जो शुरू किया है वो पूरा करेंगे हम, इन शब्दों ने हवा का रंग बदल दिया था। सीरत का दिल एक पल को रुक गया। आर्यन वहीं करा रह गया, चुप, लेकिन उसकी आंखों में तीखी आग जल चुकी थी। वो बाइक दूर जा चुकी थी, लेकिन उसके पीछे छोड़ गया डर अभी तक वहीं खड़ा था। सीरत धीरे से बोली, आर्यन, ये कौन था? तुम उसे जानते हो? आर्यन कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ, पहचानता हूं। ये मोहल्ले का कोई आदमी नहीं था, वो प्रिया के दोस्तों में से एक है। सीरत की आंखें फैल गई। वो तुरंत समझ गई कि ये सिर्फ मोहल्ले की गंदगी नहीं थी, ये किसी के बदले की शुरुआत थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। डरो मत, मैं हूं ना। ये वही लाइन थी जो पिछले हफ्ते बारिश वाली रात में उसने कही थी, लेकिन आज उसकी आवाज में एक ठंडी सच्चाई थी। उसे पता था कि मामला बड़ा बनने वाला है। दोनों धीरे धीरे घर में दाखिल हुए। घर के अंदर आते ही दरवाज़ा बंद करते वक्त भी सीरत की उंगलियां कांप रही थी। वो सोफे पर बैठ गई। आर्यन उसके लिए पानी लाया। सीरत ने पानी पीते हुए पूछा, लेकिन आर्यन, वो यहाँ क्यों आया? उसने ये क्यों कहा? आर्यन थोड़ी देर चुप रहा, फिर वो उसके सामने बैठकर नरम आवाज में बोला, क्योंकि प्रिया ने उससे झूठ बोला है। उसने कहा है कि मैं उसे छोड़कर किसी और लड़की के पीछे चला गया, कि मैंने उसे इस्तेमाल किया, कि मैंने उसे धोखा दिया। सीरत की आंखें झुक गईं। वो सोच नहीं पा रही थी कि एक लड़की इतना भी नीचे गिर सकती है। आर्यन ने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बदला लेना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वो हमारी जिंदगी खराब करेगी तो उसकी जीत होगी। सीरत धीरे से बोली, लेकिन उसने मुझे क्यों टारगेट किया? आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि वो जानती है कि तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, और जिसे इंसान खो चुका हो वो अक्सर उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सीरत के गाल हल्के हल्के लाल हो गए। ये बात बहुत बड़ी थी, लेकिन सच भी थी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आर्यन बोला, सीरत, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हें कुछ भी हो इससे पहले मैं खड़ा हूं। दुनिया भर से लड़ जाऊंगा, पर तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा। सीरत की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार डर के नहीं। ये आंसू किसी की सुरक्षा महसूस होने के थे। उसने पहली बार अपने हाथ आर्यन के हाथ पर रखे और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये 4 शब्द लंबे समय से दोनों के बीच खड़ी दीवार को गिराने के लिए काफी थे। उसी रात लगभग 11 बजे बाहर गली में किसी बाइक के रुकने की आवाज आई। सीरत डरकर उठ बैठी। आर्यन, कोई बाहर है। आर्यन तुरंत उठा, खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में हल्की नमी थी। दोबारा आवाज आई, बाइक की टंकार, जैसे कोई गली में चक्कर लगा रहा हो। सीरत के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से आर्यन के पास आकर खड़ी हो गई। आर्यन ने उसके कांपते हाथ पकड़कर कहा, आओ नीचे चलते हैं। दोनों नीचे गए। आर्यन ने गेट के पास जाकर बाहर झांका। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे किसी आदमी की परछाई दिखी। वो बाइक पर बैठा था, हेलमेट पहना हुआ, लेकिन उसकी ठंडी निगाहें साफ दिख रही थी। आर्यन ने आवाज लगाई, कौन है? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अभी तो बस शुरुआत है, और बाइक स्टार्ट करके तेजी से निकल गया। सीरत ने डर के मारे हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में वही डर लौट आया था जो वो इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ पाई थी। आर्यन ने उसे पकड़ा। शांत शांत रहो, मैं यहां हूं। उसके ये शब्द जैसे किसी बच्चे को बाहों में लेकर समझाने जैसे थे। सीरत पूरी तरह उसके कंधे पर सर रखकर कमजोर आवाज में बोली, आर्यन,
मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन ने उसे बाहों में लेकर कहा, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये बात उसने सिर्फ उसे शांत करने के लिए नहीं कही थी, वो सच्चे दिल से बोल रहा था। अगले दिन आर्यन काम पर गया, लेकिन उसके साथी ने उसे बताया कि अरे भाई, आज ऑफिस के बाहर 2 अजनबी घूम रहे थे। पूछने पर बोले कि आर्यन शर्मा को ढूंढ रहे हैं। कौन थे ये लोग? आर्यन समझ गया, ये वही लोग थे जो पिछले रात आए थे। उसने तुरंत अपना डेस्क छोड़कर सीरत को फोन किया। सीरत, घर पर सब ठीक है ना? सीरत ने कहा, हाँ। क्यों, क्या हुआ? आर्यन ने कुछ छुपाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम बस गेट बंद रखना। सीरत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने आर्यन को परेशान नहीं किया। आर्यन ने उसी दिन तय कर लिया, ये मामला अब हल्के में नहीं लेना है। वो पुलिस स्टेशन गया और पूरी बात बताई। पुलिस ने उसका बयान लिया और कहा, अगर ऐसा फिर हुआ तो हमें बताना, ये साधारण मामला नहीं है। अब मामला निजी नहीं, कानूनी हो गया था। शाम होते ही जब आर्यन घर लौटा तो उसने देखा कि सीरत ने आज पूरा घर साफ किया था। रसोई में खाना बन रहा था और सोफे पर 2 कप रखे थे, एक चाय का, एक कॉफी का। आर्यन ने पूछा, ये सब क्यों? सीरत ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए। सोचा शायद तुम थके होगे और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। आर्यन का दिल भर आया। उसने चाय उठाई और हल्की मुस्कान में कहा, धन्यवाद मिसेस शर्मा। ये पहली बार था जब उसने उसे इतने अपनापन से बुलाया था। सीरत के गाल हल्के गुलाबी हो गए। दोनों चुपचाप चाय पीते रहे, लेकिन आज इस चुप्पी में आराम था, सुरक्षा थी और एक छोटा सा सुंदर रिश्ता बन रहा था। रात को आर्यन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और सीरत किचन में खाना लगा रही थी। उसी समय उसका फोन बजा, अनजान नंबर। उसने उठाया, हेलो। उधर से आवाज आई, सीरत, आर्यन को बता देना, हम वापस आएंगे, और इस बार अकेले नहीं। सीरत डर के मारे हिल गई। कौन हो तुम? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? वो आदमी बोला, बस एक नाम याद रखना, विपुल। इतना ही काफी है। अगले ही पल कॉल कट गया। सीरत का चेहरा फक पड़ गया। उसके हाथ से फोन गिर गया। वो जोर से कुर्सी पकड़कर बैठ गई। आर्यन दौड़ता हुआ आया, सीरत क्या हुआ? सीरत कांपती आवाज में बोली, वो लोग वापस आने वाले हैं। उन्होंने नाम बताया। कौन सा नाम? विपुल। ये नाम सुनते ही आर्यन की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने टेबल पर मुट्ठी मारी। अब बहुत हो गया। एक पल की चुप्पी के बाद वो बोला, विपुल प्रिया का सबसे खतरनाक दोस्त है। उसके खिलाफ पहले भी कई केस हुए हैं। ये सिर्फ मजाक नहीं कर रहा है, ये बदला लेने आया है। सीरत डर के रोने लगी। आर्यन, क्या होगा अब? आर्यन ने उसके आंसू पोंछे। कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। और पहली बार सीरत ने अपने पति को सिर्फ एक जिम्मेदार आदमी नहीं, बल्कि एक ढाल की तरह महसूस किया। रात धीरे धीरे गुजर गई, लेकिन दोनों को नींद नहीं आई। सीरत खिड़की से बाहर देख रही थी, हवा तेज थी और हल्की बिजली भी चमक रही थी। आर्यन उसके पास बैठा था और बोला, तुम डरो मत, मैं हूं ना? सीरत ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं डरती। ये शब्द आर्यन के दिल पर किसी गरम हथेली की तरह लगे। एक सुकून, एक अपनापन, एक रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। दोनों चुप थे, लेकिन उनके बीच एक एहसास साफ खड़ा था। अब ये लड़ाई सिर्फ आर्यन की नहीं रही थी, अब ये लड़ाई दोनों की थी, और इस लड़ाई में प्यार धीरे धीरे रास्ता बनाता जा रहा था। उस रात की बेचैनी अगले दिन की सुबह तक सीरत के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस डर का वो एहसास था जो किसी भी पल उसके दिल पर हमला कर सकता था। लेकिन साथ ही एक बात साफ थी, अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ आर्यन था, और उसके ये 4 शब्द, मैं हूं ना, अब उसके दिल की दीवारों पर गहरी तरह से खुद चुके थे। सुबह जब सूरज निकला, आर्यन जल्दी उठकर बाहर के गेट तक गया। गली चारों तरफ शांत थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार आसपास घूम रही थीं। कहीं कोई शख्स, कोई परछाई, कोई बाइक, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घर लौटा तो देखा कि सीरत रसोई में चाय बना रही थी। पहले से थोड़ी थकी हुई, लेकिन उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। वो बोली, आर्यन, तुम आज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं जा भी जाऊं
तो पास ही रहूंगा, और तुम फोन रखना, मैं 1 घंटा भी दूर नहीं रहने दूंगा। सीरत ने सिर हिला दिया। उसके मन में आज एक नई हिम्मत थी, एक ऐसा एहसास जैसे वो किसी का सहारा बन सकती है, किसी के लिए मायने रखती है। दोनों ने साथ में चाय पी, लेकिन स्वाद में थोड़ी कड़वाहट थी, वो कड़वाहट जो आने वाली मुसीबतों की आहट दे रही थी। दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन लगभग 3 बजे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सीरत का दिल धक से रुक गया। वो डर के मारे वहीं जम गई। धीरे धीरे आवाज फिर आई, खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सीरत ने डरते हुए पूछा, कौन है? उधर से आवाज आई, आर्यन का दोस्त रोहित हूं, दरवाजा खोलो। सीरत ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला। रोहित अंदर आया, चेहरे पर गंभीरता थी। सीरत भाभी, ये मामला छोटा नहीं है। वो जो लड़का है विपुल, वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत खतरनाक है, और आजकल उसके साथ 2 और लोग घूम रहे हैं। सीरत की सांसें तेज हो गईं। क्या करेगा वो? रोहित ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, वो बदला लेना चाहता है, और वो किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। सीरत के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। रोहित ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, लेकिन डरना मत, आर्यन ने मुझे बुलाया है, मैं आज शाम को तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्यन ने कहा है कि तुम अकेली नहीं रहोगी। सीरत को पहली बार लगा कि आर्यन सचमुच अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर कदम में। शाम 5 बजे आर्यन घर लौटा। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। जैसे ही उसने सीरत को देखा, वो उसके पास आया। तुम ठीक हो? सीरत ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, रोहित आया था, उसने सब बता दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये लोग सिर्फ डराना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम टूट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। सीरत उसकी आंखों में देखती रही। आज उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक पति नहीं, एक योद्धा लग रहा था, जो किसी भी हालत में अपनी पत्नी को सुरक्षित रखेगा। रात को दोनों छत पर खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी और शहर की लाइटें दूर तक झिलमिला रही थी। सीरत अचानक बोली, तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? आर्यन ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मुझे अब तुमसे डर नहीं, लगाव महसूस होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मुस्कुराओ, और क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सीरत का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में नमी चमक उठी। वो पूछना चाहती थी, क्या ये प्यार है? लेकिन वो शब्द उसके होंठों तक नहीं आए। उसके दिल के अंदर एक गर्म एहसास उठ रहा था, जो शायद प्यार से आगे कुछ था। आदर, भरोसा, जिद, सब एक साथ। उसने धीमे से कहा, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे करीब होते हो, जब तुम मुझे कहते हो कि मैं अकेली नहीं हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कभी अकेली नहीं होगी सीरत। ये शब्द किसी वादे से कम नहीं थे। अचानक नीचे से बाइक की आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज, फिर बिल्कुल घर के सामने रुक गई। दोनों चौंक कर रेलिंग से नीचे देखने लगे। 3 लोग, हेलमेट पहने, लेकिन शरीर की बनावट से साफ समझ आ रहा था कि उनमें एक व्यक्ति वही था, विपुल। वो गेट पर आकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखकर कहा, आर्यन, नीचे आओ, बात करनी है। सीरत डरकर पीछे हट गई। आर्यन, मत जाओ। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं। वो नीचे उतरा। रोहित भी पीछे पीछे आया। सीरत छत से सब देख रही थी, दिल की धड़कन तेज और सांसें रुकती हुई। विपुल ने हेलमेट निकाला। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। हीरो बन गया है तू, पत्नी को बचा रहा है। उस दिन की बात अभी बाकी है शर्मा। आर्यन ने ठंडे शब्दों में कहा, अगर मेरी पत्नी का नाम भी लिया ना, तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। विपुल हंसा, अरे वाह, ये प्यार कब से जाग गया? प्रिया का क्या हुआ, उसे भूल गया? आर्यन का खून उबल गया। उसका नाम मत ले, वो मेरे लायक ही नहीं थी। विपुल का चेहरा कस गया। मेरी बहन जैसी है और तूने उसे छोड़कर इस लड़की के लिए? आर्यन चीखा,
तुम्हारी बहन जैसी लड़की ने शराब पीकर किसी और लड़के के साथ मेरे सामने क्या किया था ये भी बताऊं? विपुल 1 सेकंड को रुक गया। उसके दोस्तों ने उसे रोका। विपुल, शांत हो जा। लेकिन विपुल की आंखों में नफरत जल रही थी। वो गरजते हुए बोला, ठीक है शर्मा, आज नहीं, लेकिन अगली बार आएंगे और तब तुम्हारी बीवी भी, तुम्हारी इज्जत भी बचा नहीं पाओगे। वो बाइक स्टार्ट करके निकल गया। धूल उड़ी और हवा में सिर्फ खतरे की बदबू रह गई। सीरत छत से नीचे उतरने वाली थी, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। उसके चेहरों पर डर की रेखाएं साफ थीं। जैसे ही आर्यन ऊपर आया, वो उसकी तरफ भागकर गई और उसके सीने से लगकर रो पड़ी। आर्यन, वो वापस आएगा, वो कुछ करेगा, मैं नहीं रह पाऊंगी इस डर के साथ। आर्यन ने उसे मजबूती से पकड़ा। शांत, मैं किसी भी हाल में तुझे बचाऊंगा, कोई तेरा बाल भी नहीं छू सकेगा। सीरत उसके सीने पर सिर रखे आंसू बहाती रही और आर्यन उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत करता रहा। उस रात दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब कि उनके दिल एक दूसरे की धड़कन महसूस कर रहे थे। दोनों के बीच अब किसी दीवार की कोई जगह नहीं थी। ये रिश्ता अब डर से नहीं, जिम्मेदारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से जुड़ चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विपुल की आंखों में जो नफरत थी, वो आसानी से बुझने वाली नहीं थी, और आने वाले समय में उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जो दोनों के रिश्ते की असली परीक्षा लेगा। उस रात के बाद से माहौल बहुत भारी हो गया था। घर की दीवारें शांत थीं, लेकिन उन दीवारों के अंदर दो दिल एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। सीरत और आर्यन दोनों अब एक दूसरे के लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ा सहारा बन चुके थे। फिर भी हवा में एक डर लटका हुआ था, किसी अनहोनी का, किसी फिर से लौट आने वाले खतरे का। लेकिन डर के बावजूद सीरत का दिल पहली बार इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था। किसी के साथ होना, किसी की बाहों में खुद को संभला हुआ महसूस करना, वो भी उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार हुआ था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, सीरत सोफे पर नहीं थी। वो बेड के किनारे बैठी थी और आर्यन ठीक उसके सामने कुर्सी पर बैठा था, जैसे पूरी रात उसकी निगरानी करता रहा हो। सीरत उठी और बोली, तुमने सारी रात नहीं सोए? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, नींद ही नहीं आई, मन तुम्हारे पास ही लगा था। ये बात सुनकर सीरत का दिल जोर से धड़का। उसने पहली बार आंखें नीचे कर लीं, हल्की सी शर्म के साथ। लेकिन उस शर्म में एक मिठास थी, एक अपनापन था। आर्यन ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, सीरत, तुम डरना मत, जो भी होगा मैं सामना करूंगा। ये लड़ाई तुम्हारी सुरक्षा की है और मैं इसे जीत कर ही रहूंगा। सीरत ने धीरे से कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये छोटी सी लाइन आर्यन के दिल में गूंज गई, जैसे किसी ने उसके अंदर जाकर रोशनी जला दी हो। दिन शांति से गुजर रहा था। दोनों साथ में खाना बना रहे थे, रसोई में हल्की हल्की बातें कर रहे थे। पहले जहां उनके बीच सिर्फ तनाव था, वहां अब नरमी थी। सीरत आटा गूंथ रही थी और बोली, आर्यन, तुमने खाना बनाना कब सीखा? आर्यन हंसते हुए बोला, लंदन में, भूखा मरना नहीं था ना? सीरत ने हंसकर कहा, भूखा मरना और बावर्ची भी। तो अच्छा हुआ, वरना मेरी हालत खराब कर देते तुम। दोनों हंस पड़े। ये उनकी शादी के बाद का सबसे हल्का पल था। लेकिन ये हल्कापन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। शाम के लगभग 7 बजे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक जोर की थी, जैसे कोई गुस्से में हो। सीरत डर गई। फिर वही लोग होंगे। आर्यन ने उसे पीछे रखा। मैं देखता हूं। वो दरवाजे की तरफ गया। उसने पीपहोल से बाहर झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें तेज हो गई। विपुल, उसके साथ 2 और आदमी, और उनके हाथ में लोहे की रॉड। आर्यन का गुस्सा फट सकता था, लेकिन उसने पहले पुलिस को फोन लगाया। उन्होंने कहा, हम रास्ते में हैं। लेकिन वो दूरी, वो 10 मिनट बहुत लंबा था। दरवाजे पर फिर से जोरदार आवाज आई, आर्यन, दरवाजा खोल, आज बात खत्म करके ही जाएंगे। आर्यन ने दरवाजे को पकड़कर दबाया। सीरत रोती हुई पीछे खड़ी थी। आर्यन, प्लीज मत खोलो। वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसके पैरों में मानो ताकत नहीं बची थी।
लेकिन विपुल और उसके आदमी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे, रॉड से मार रहे थे, धमका रहे थे। आज तुझे बताऊंगा प्रिया का दिल तोड़ने का अंजाम क्या होता है। आर्यन पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े था, पर ये 3 लोगों की ताकत थी। सीरत कांपते हुए बोली, आर्यन, अंदर आ जाएंगे, कुछ करो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसे डरा हुआ देखकर उसका खून खौल गया। उसके अंदर एक बुरी तरह का गुस्सा भर उठा। वो बोला, सीरत, फोन लेकर 100 नंबर पर कॉल करो और कमरे में जाकर खुद को बंद कर लो। पर सीरत ने मना कर दिया। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में डर नहीं, निर्णय था। आर्यन ने गुस्से में कहा, सीरत, जो मैं कह रहा हूं वही करो। सीरत उसकी आवाज सुनकर रुक गई, लेकिन कमरे में नहीं गई। वो वहीं खड़ी रही, क्योंकि उसके अंदर अब एक हिम्मत थी जो शायद उसे खुद से भी समझ नहीं आ रही थी। अचानक धड़ाम, दरवाजा टूट गया। विपुल और उसके दोनों आदमी अंदर घुस आए। सीरत चीख पड़ी, नहीं। विपुल ने आर्यन की तरफ इशारा किया, आज तेरा खेल खत्म। और उसी पल विपुल ने लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से आर्यन पर झटका मारा। आर्यन ने खुद को बचाया, लेकिन चोट उसके कंधे पर लगी और वो पीछे लड़खड़ा गया। सीरत चिल्लाई, आर्यन! वो तुरंत उसके पास भागी। उसने उसे पकड़ा, आंसू लगातार बह रहे थे। आर्यन ने उसे पीछे धकेल दिया, पीछे रहो। वो उठा और विपुल की तरफ भागा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तीनों हमलावर उसे मार रहे थे, पर आर्यन अभी भी मजबूत खड़ा था। विपुल चिल्ला रहा था, ये लड़की तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है, इसी के लिए बदला लेना है। सीरत का दिल रुक गया। वो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन आर्यन के लिए खड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी बोतल उठाई और एक आदमी के सिर पर मार दी। वो आदमी दर्द से गिर पड़ा। विपुल घूमकर सीरत की तरफ बढ़ा। ओह, तो तुम भी हीरोइन बनोगी। वो उसके पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू भी पाता, आर्यन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अगर मेरी पत्नी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मार डालूंगा। उसने विपुल को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो दीवार से जा टकराया। तीसरा आदमी आर्यन पर हमला करने आया, पर आर्यन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सीरत डर से सहमी खड़ी थी, लेकिन अब उसके अंदर एक आग जल रही थी, अपने पति को बचाने की। विपुल उठकर फिर आर्यन पर झपटा। इस बार दोनों एक दूसरे के गले पड़ गए। चोट लग रही थी, घूंसे चल रहे थे, कमरा लड़ाई की आवाजों से भर गया। इसी बीच पुलिस के सायरन की आवाज आई। विपुल समझ गया कि अब मामला बिगड़ गया है। वो पीछे हटकर बोला, यह खत्म नहीं हुआ शर्मा, हम फिर आएंगे। वो अपने दोनों साथियों के साथ भाग गया। पुलिस दौड़ते हुए घर में आई, लेकिन सीरत सिर्फ एक ही चीज देख रही थी। आर्यन खून से लथपथ फर्श पर गिरा हुआ था। वो चीखते हुए उसके पास भागी, आर्यन, आर्यन, आंखें खोलो। उसने उसके चेहरे को पकड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन वो होश में था। वो धीमी आवाज में बोला, सीरत, तुम ठीक हो? सीरत रोते हुए बोली, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुमको चोट लगी है, तुमको। आर्यन ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, क्योंकि तुम मेरी जान हो। सीरत चुप हो गई। उसकी दिल की धड़कन रुक गई, आंसू रुक गए, जैसे दुनिया एक पल के लिए रोक दी गई हो। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि चोट गहरी है, पर खतरा नहीं है। जब आर्यन होश में आया, सबसे पहले उसने सीरत का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाता। सीरत ने उसकी आंखों में गहराई तक देखते हुए बोली, और अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं भी जी नहीं पाती। आर्यन ने पूछा, क्यों? सीरत ने कांपते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। आर्यन की आंखों में नमी आ गई। उसने उसका हाथ अपने सीने पर रखा, और मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे लिए दिल हार चुका हूं। दोनों ने एक दूसरे को आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए देखा। ये वो प्यार नहीं था जो दिखावे से बनता है। ये वो प्यार था जो दर्द, डर और जान बचाने की लड़ाई में जन्म लेता है। कुछ हफ्तों बाद विपुल और उसके दोनों साथी पुलिस ने पकड़ लिए। केस पूरा हुआ और दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो गई। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। लेकिन ये शांति अब पहले वाली नहीं थी। अब इसमें प्यार था, सुकून था और दो दिलों की गहरी समझ थी। एक शाम आर्यन ने सीरत का हाथ पकड़ा,
सीरत, अब डर तो नहीं लगता ना? सीरत मुस्कुराई। नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि मेरा पति सिर्फ मेरा सहारा नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। आर्यन ने उसे गले लगा लिया। और तुम, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह। उस गले लगने में उनकी पूरी कहानी समा गई।